नमस्कार, राजधर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और आज का राजधर्म स्टूडियो से नहीं, ग्राउंड जीरो पोलिंग बूथ से है, जहां पर वोटर अपने वोटर धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव की 88 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर केरल, बंगाल और बिहार तक अलग अलग इलाकों की 88 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। मतदाता किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, उन सब की चर्चा होगी। क्या मुस्लिम आरक्षण और मंगलसूत्र पर वोट पड़ रहा है, या फिर विकास पर वोट पड़ रहा है, या फिर विकास के अलावा महंगाई और बेरोजगारी पर वोट पड़ रहा है, इन सब पर निगाह होगी। वोटिंग शुरू हुए 8 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। भारत भर में आज मौसम विभाग ने लू की चेतावनी जारी की थी, बावजूद इसके मतदाताओं का जोश बरकरार है और 40% से ज्यादा अलग अलग इलाकों में वोट पड़े हैं। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले आपको बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों में किस तरह का वोटिंग परसेंटेज रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यूपी में दोपहर 2 बजे तक 40% मतदान हो चुका है। बिहार में 37%, बंगाल में बम्पर वोटिंग आंकड़ा 50% को पार कर चुका है। राजस्थान में 44%, मध्य प्रदेश में 42%, महाराष्ट्र में वोटिंग थोड़ी सी ढीली है और 35% मतदान हुआ है। असम में 50, त्रिपुरा में 58 और जम्मू कश्मीर में 46% मतदान की खबर है। यानी बड़ी संख्या में लोकतंत्र के पर्व में मौसम खराब या कहें कि गर्मी के बावजूद मतदाता बाहर निकलकर वोट डाल रहे हैं। राजधर्म की शुरुआत करते हैं गौतम बुद्ध नगर से। गौतम बुद्ध नगर में मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी पहुंची हैं। आपको बता दें, गौतम बुद्ध नगर से यहां बीजेपी ने महेश शर्मा को मैदान में उतारा है, जबकि यहां गठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी ने महेंद्र को मैदान में उतारा है, जो कि गुर्जर समाज से आते हैं। जबकि यहां समाजवादी पार्टी ने राजेंद्र सोलंकी को मैदान में उतारा है। क्या ये मुकाबला दो दलों के बीच है या त्रिकोणीय मुकाबला है? सीधे आपको मेरी सहयोगी मीनाक्षी के पास लेकर चलते हैं। वो आपको बताएंगी कि 3 बजे की बूथ रिपोर्ट क्या कहती है। वक्त है, चूंकि मैं नोएडा के अलग अलग इलाकों में घूम रही हूं और यहाँ की आबादी, आप ये कहें कि मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास आबादी, जो कि शिक्षित आबादी है, उनके मन में मुद्दा क्या है? क्या वो विकास की बात करते हैं? क्या वो ध्रुवीकरण की राजनीति को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? या देश का नाम जो विदेशों में हो रहा है उसकी चर्चा होती है? बिना वक्त गवाए मैं सीधा जरा जनता से बात कर लेती हूँ। लोगों के मन में क्या है जरा ये जान लेती हूँ। लोगों के मन में 4 मुद्दे क्या है? नाम पहले बताइए अपना। सबसे पहले विकास तो जबरदस्त हो ही रहा है। दूसरा है जो लोग गुंडे थे उन पर नकेल कसी है। तीसरा यहाँ के शिक्षा पे भी काम हो रहा है और रोजगार पे भी काम हो रहा है। आपका नाम क्या हुआ? अरविंद है मेरा नाम। अरविंद, क्या नाम है आपका? क्या काम करते हैं? मेरा नाम पवन सिंह है, मैं IT में इंजीनियर हूँ। और सबसे बड़ा मुद्दा जो यूपी में है क्राइम का है। मैं अभी दिल्ली से शिफ्ट हुआ हूँ, लेकिन यहाँ मैं रात में 3 बजे भी आता हूँ ना, आज की डेट में कभी कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है। रात में हर जगह हर लाइट के ऊपर पुलिस की पीछे खड़ी रहती है, कभी कोई मुद्दा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पहले डेली जो है ना मर्डर होते थे इस वाली रोड के, सूरजपुर रोड के ऊपर। आज बिल्कुल सुरक्षित है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? क्या मुद्दा है आपके लिए? मैम, मेरा नाम संतोष हुआ। क्या काम करते हैं? मैं डॉक्टर लाल पैथलैब्स में हूँ, सो आई एम हेल्थ केयर प्रोफेशनल। आप हेल्थ केयर सेक्टर में। अब ये बताइए कि चलिए स्वास्थ्य पर कुछ काम हुआ या नहीं हुआ? मैम, बिल्कुल हुआ है। अगर देखें, डॉक्टर महेश शर्मा जी पिछले 2 चरणों से यहाँ हैं और इस बार भी लगता है डॉक्टर महेश शर्मा। अच्छा, नहीं, कैंडिडेट का नाम नहीं लेना, पोलिंग बूथ से थोड़ी ही दूरी पर हम खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है और मैं IT में हूँ। तो मेरे जो मुद्दा है बेसिकली वो डेवलपमेंट का है और मैं देख रहा हूँ आजकल जो रोड्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, क्राइम भी। ये मंदिर मस्जिद मुद्दा है क्या? नहीं, मुद्दा नहीं है। मंदिर मस्जिद कोई मुद्दा नहीं है। आपका क्या नाम है? प्रीति दास। प्रीति जी, ये बताइए कि इस वक्त नोएडा वासियों के लिए मुद्दा क्या है? हम लेडीजों के लिए तो सेफ है। मैं आज 11 बजे रात को भी निकलती हूँ तो अपने आप को सेफ महसूस करती हूँ। ये मैं बहुत अच्छा अपने आप के लिए फील करती हूँ। बताइए, 11 बजे कोई महिला ये कह रही है कि मैं रात को निकलती हूँ, सुरक्षित महसूस करती हूँ। महिलाओं के लिए इससे बड़ा मुद्दा कोई नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण पटेल है। क्या काम करते हैं? मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। क्या मुद्दा है? विपक्ष तो कह रहा है बेरोजगारी है, महंगाई है, हाँ?
बेरोजगारी इस मामले में जिसको सरकारी नौकरी चाहिए, तो नौकरी तो बहुत सारी है। अगर आप नौकरी करना चाहते हो तो नौकरी बहुत सारी है, और प्लस हमारा डेवलपमेंट बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। अरे सवाल ये भी उठता है कि जब जब हार का डर सताता है तब तक हिंदू मुस्लिम होता है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है क्या? नहीं मैम, मैं इस चीज को बिलीव नहीं करता हूँ। अच्छा, ये योगी मोदी का मुद्दा क्यों है, जरा ये तो समझा। पता नहीं क्या ऊपर वाले की जो है ना, पता नहीं ऊपर वाले की मेहर है, मतलब यहाँ पे जगह है उनके लिए। अरे ऐसा क्या कर दिया है बस जो भी कुछ है अंदर है। अरे क्या अंदर है बाहर क्या, ये तो बताइए। सुनो, गुंडागर्दी इतनी थी ना, मैं ऑटो आज से नहीं चला रहा हूँ, 13 साल से चला रहा हूँ। उस टाइम मेरी मुंह चाहिए थी हल्की, सही है, 13 साल की उम्र चला रहा हूँ। इसी रोड पे गुंडागर्दी देखी थी मैंने आंखों से देखा। आज की डेट में गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है, गुंडाई खत्म, बिल्कुल खत्म हो गई मैडम जी, बिल्कुल साफ हो गया एकदम। और अब वो जो है ना, मेरे जो बच्चे होंगे ना उनसे भी। और महंगाई छोड़ो, जब आदमी मेहनत करता तो वो खाना भी जानता है। महंगाई छोड़ो, अब आदमी की सैलरी भी तो बढ़ रही है, सैलरी भी तो बढ़ती जा रही है ना। क्या बोलेंगे, बात से इत्तेफाक रखते हैं रिगार्डिंग ये जो कह रहे हैं कि महंगाई है या कोई महंगाई नहीं, ऑल्सो कोई महंगाई नहीं है, बिल्कुल 10 रुपया आलू है, 15 रुपया प्याज है, और क्या चाहिए आपको? अच्छा, किसान को भी कुछ दोगे कि किसान को भूखे मारोगे? क्या बोलना चाह रहे हैं? ये आपके जो है ना, ये अपने कांग्रेसी और सपा वाले ये ऐसे लूट करना जानते हैं, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पर। डेवलपमेंट है। मैं कश्मीर से हूँ मैडम, लिसन मी, मैं आई एम अ डिस्प्लेस कश्मीरी पंडित। मेरे को पूछो कि वहाँ वोटिंग कैसी होती है। यहाँ मैं सवेरे गया, ये मेरा निशान देखिए आप, और आप इतनी शांति से बढ़िया तरीके से वोटिंग हो रही है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। ऐसे नहीं, वहां में वोट ही नहीं डालने देते थे, यहाँ पर बिल्कुल शांति से हो रहा है काम। और ये जो ईवीएम का कहते हैं ना, मशीन का, ये दैट्स अ टोटल फ्रॉड। दे आर नोइंग इट कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। जातिवादी की कोई बात है? जाति की तो बात नहीं, बस मेन रीजन ये है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, उन्हें सिर्फ किसी तरह सत्ता चाहिए है। उनके पास कोई विजन तो है नहीं, बस अपने आप को बचाना जेल से। एक्चुअली क्या मोदी में बेनिफिट ये है, इनके पास विजन है डेवलपमेंट का, देश को आगे ले जाने का। आप देखिए पहले की सड़कों में कितना डिफरेंस है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मुझे बताइए मैम, ममता बनर्जी है, मैं आपकी बात बताता हूँ, शरद पवार। अगर कोई प्राइवेट कंपनी में मुझे जॉब चाहिए तो मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना पड़ता है। राहुल गांधी भी किस चीज का एक्सपीरियंस है? वो आज तक ना तो कहीं मंत्री बन पाया, ना किसी स्टेट में कोई छोटी सी रोल, कम से कम स्टेट में मुख्यमंत्री बन के कुछ काम तो डेवलपमेंट करके दिखाए। सिर्फ गांधी होने से उसे वो नहीं मिलेगा कि हम वोट दे दें, हम कम से कम डेवलपमेंट। ये जनता की राय है, हम लगातार लोगों का मन टटोलते चलेंगे। राम मंदिर का मुद्दा कितना हावी है? बहुत हावी है। राम मंदिर बनना चाहिए था, बना, और उसके समर्थन में सब लोग खड़े हैं, रहेंगे। वो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा सम्मान है। तो राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवा दिया, इससे चुनाव का क्या लेना देना? ना, काम तो किया है किसी ने, जो काम किया उसी। लोग ये कहते थे कि ऐसा है कि भाई आगे नहीं, आगे सुनवाई होगी। जब इलेक्शन आए थे ना तो कह रहे अभी नहीं सुनवाई मत करो, इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन तो आते रहेंगे ना। 550 वर्ष में लाखों लोगों ने मतलब सही अपने को शहीद कर दिया जो है, तब ये मतलब बना हुआ है। अरे ये बताइए, हमारे देश में ही भगवान राम जो हमारे पूज्य हैं, उनका मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? अरब देश में बनेगा क्या? अब तो अरब में भी बन गया, अब तो सऊदी में। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताज मोहम्मद है। तो ताज साहब, मुझे ये बताइए, कौन सा मुद्दा सबसे हावी है लोगों के जहन? जो मेरे बड़े भाई कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अच्छा, आप ताज मोहम्मद साहब आप बताइए ना। सही के साथ भारत माता की, अच्छा, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। देखिए, एक बात बताइए, राम मंदिर का मुद्दा हो गया या राम मंदिर का मुद्दा हो गया, नहीं, जो देखिए ताज मोहम्मद साहब, ये जो एक मन में भाव पैदा किया जाता है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है। एक मिनट रुकिए ना, ध्रुवीकरण हो रहा है। हमारे पड़ोसी है, ये भी हमारे मास्टर जी, गुरु जी है, और ये मेरा भतीजा भी है। ऐसी कोई बात नहीं, भाई साहब हमारे, कोई ऐसी, सब हमारे गांव में कोई ऐसी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अपने देश के साथ है। नहीं तो प्रॉब्लम है नहीं तो कौन कहता है प्रॉब्लम है? तो हमारे सामने तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो साथ मिलकर रह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ, जब सब कह रहे हैं विकास तो हो रहा है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव है या नहीं है? देखो, अभी हमारे गांव में हम भी काफी बचपन से रह रहे हैं, अभी हमारे गांव में तो कोई दिक्कत है नहीं, बाकी अदरवाइज हमें को मतलब नहीं। तो देश अच्छा कैसे चलेगा? जब अच्छी सरकार बनेगा तब चलेगा अच्छा ना। सरकार जब अच्छे बनेगा तब अच्छे चलेगा। हम लोग ठेली लगा के खाते, वहीं पे अच्छी सरकार नहीं होगा तो ठेली वाला को भी भगाएगा, कुछ करेगा, गुंडा बदमाश आएगा, ऐसा ही तो चलती ना। अच्छा, गुंडाई बदमाशी खत्म हुई है या नहीं हुई है? हाँ, खत्म तो हो गया, बहुत अच्छा खत्म हो गया, खत्म हो गया। क्योंकि हम लोग 12-12 बजे तक रोड पे खड़ा हो रहते,
कोई परेशानी नहीं है। आप जरा समझिए इस बात को। ये कह रही हैं कि मैं ठेला लगा के यहाँ पे जब खड़ी होती हूँ तो 12-12 बजे तक काम कर लेती हूँ। सुरक्षा है यानी? हाँ है। घर ठीक से चल रहा है? इसका चक्कर है और कुछ ना है। अच्छा, ये दारूबाजी का जो चक्कर है वो खत्म कराना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? प्रकाश कुमार। प्रकाश जी, ये बताइए मुद्दा क्या है? मैडम जी, सबसे पहले तो ये फ्लाईओवर नहीं बना अभी तक। हाँ। कई साल हो गए, यहाँ सांस लेना दुभर हो रहा है आम इंसान को भी, और हम सब जो गांव में ही रहते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या काफी दिन हो गए हैं। बहुत देर के बाद एक लोकल प्रॉब्लम सामने आई है। लेकिन ऑल टुगेदर मैं आपसे ये समझूं कि इस देश में ये जो वैमनस्यता है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कुछ ऐसा है या नहीं? हमारे गांव में ऐसी कोई समस्या नहीं है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, सब भाईचारा और आपस में अच्छे से रहते हैं। कोई भेदभाव नहीं है? जी, कोई भेदभाव नहीं है जी। ये कहा जाता है ना, जो सरकार है वो हिंदुओं की ज्यादा है, मुसलमानों की कम है, ऐसा है क्या कुछ? मोदी जी की सरकार में तो ऐसा कुछ नहीं है कि जी हिंदू के प्रति ज्यादा है और मुसलमान के प्रति कम है। दोनों के गांव में सब बराबर है? सब बराबर है जी। तो जो लोग आपके मन में भ्रम डालने की कोशिश करें कि एक के साथ दुर्व्यवहार है, एक के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार है, एक अपना है, एक पराया है, कम से कम इस इलाके में तो ऐसा देखने को नहीं मिलता। आइए कुछ और इलाकों में चलते हैं और वहां पे लोगों के मन की बात टटोलने की कोशिश करते हैं कि इस बार 2024 के चुनाव में जनता के मन में क्या है, किन मुद्दों पर लोग मतदान कर रहे हैं। मैं सीधा आ गई हूँ लोगों के बीच में, चाहे वो मिडिल इनकम स्ट्रेटा ग्रुप हो, चाहे लोअर इनकम स्ट्रेटा ग्रुप हो, हर किसी के मन में क्या चल रहा है। क्या विकास मुद्दा है? क्या राम मंदिर मुद्दा है? क्या ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स कोई मुद्दा है? क्या विरासत की संपत्ति पर टैक्स कोई मुद्दा है? यही समझने के लिए हम एक और पोलिंग बूथ के बाहर पहुंच चुके हैं। सेक्टर 143 का ये इकेबारा सोसाइटी, जहां पर एक आदर्श पोलिंग बूथ बनाया गया है। सर, हम लोगों से बात कर लेते हैं। सबसे पहले महिला शक्ति से ही शुरू करते हैं। शक्ति बंधन तो हर कोई करता है, अब आप ये बताइए कि इस बार ये शक्ति, किसकी शक्ति बढ़ाने की सोच रही है, किन मुद्दों पर? मुद्दों की बात होगी। मुद्दे तो राम मंदिर है, इसमें कोई शक नहीं है। परिवारवाद है, परिवारवाद अब नहीं चलेगा, वो जनता जानती है और जनता करके दिखाएगी। आपका नाम क्या है? शिखा भट्ट। आप क्या काम करती हैं? मैं स्टेट ट्रेनिंग मैनेजर हूँ फाइनेंशियल सेक्टर में। तो अच्छा, फाइनेंस सेक्टर में आप कुछ परिवर्तन देख रही हैं? मैं बहुत परिवर्तन देख रही हूँ, क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत जो हमारा एक बेस था ब्राइबरी और ये सब, उससे हट के अब चीजें बहुत इम्प्रूव हो रही हैं। तो वो भी दिख रहा है, हमारे सेक्टर में भी दिख रहा है। लोगों की ग्रोथ दिख रही है, क्षमता दिख रही है, और वो सब इकोनॉमी के बूस्टअप से दिख रही है, और वो इन कुछ सालों में दिखनी चालू हुई है। अब आप एक बात समझें, जब हमने एक रेडी पटरी वाली से बात की थी तो उसने क्या कहा था? मेरे लिए सुरक्षा मुद्दा है, मैं 12 बजे तक अपनी रेडी पटरी लगा सकती हूँ। आज जब मैं इनसे बात करती तो ये कह रही है मैं फाइनेंस सेक्टर से आती हूँ। ये महिला भी ये कहती है कि अब लूट खसोट बंद हुई है। लूट खसोट चाहे वो सड़क की हो, चाहे वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की हो, वो कम हुई। क्या नाम है आपका? संजय श्रीवास्तव। संजय जी, बताइए किन मुद्दों पर मतदान हो रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा तो राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गई, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन रहा है, विकास इतना ज्यादा हो रहा है, मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं है, सबको कॉन्फिडेंस है, सब लोग अपनी बात अब कह सकते हैं, सबका साथ सबका विकास। आप अपना नाम बताइए और बताइए कि इस बार मुद्दे कौन कौन से हावी हैं। सब ये कह रहे हैं कि पहले फेज में क्योंकि मतदान बड़ा कम हुआ, इस बार इसलिए वोटर्स को एक्साइट करने के लिए ये हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स हो रही है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ हद तक नहीं भी है। हमारा जो मुद्दा होना चाहिए, या जो देख रहे हैं हम, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए और एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जो ग्रोथ हो रही है हमारी। बिकॉज पूरा वर्ल्ड अभी आज हमें देख रहा है, हमारे इंडिया को देख रहा है, और लोग बैठे हुए हैं, इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं। जैसे इलेक्शन खत्म होंगे, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर एक्सपेक्टिंग, वी आर एक्सपेक्टिंग। सो आई थिंक हिंदू, ठीक है, मंदिर वगैरह तो हैं, बन रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा मुद्दा है जो हम लोग चाहते हैं कि बने। अभी अपीजमेंट की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, जो पुरानी गवर्नमेंट्स करती थी कि हाँ किसी माइनॉरिटी को अपीज करना है, वो सब हम लोग नहीं चाहते हैं। अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अजय, और मैं इंजीनियर हूँ, एक मल्टीनेशनल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बिलोंग करता हूँ। जीडीपी 7 के पास, फॉरेक्स रिजर्व ऑल टाइम हाई, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स ऑल टाइम हाई, शेयर मार्केट इंडेक्स ऑल टाइम हाई, विकास दिल्ली से जयपुर आप 4 घंटे में पहुंचते हैं, सड़कों का जो विकास हुआ, दिल्ली से चंडीगढ़ आप 4 घंटे में पहुंचते हैं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? विकास के नाम पर एक आम आदमी को हर चीज, सुरक्षा के अलावा, मेरा धर्म मुझे आजादी देता है, मुझे धर्म की आजादी मिली, मेरा राम मंदिर बना, मेरा विकास हुआ, हर चीज मेरी सुरक्षा मिली, और इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? ये आम लोगों की राय है। जरा क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम महेंद्र अग्रवाल है और मेरा बिजनेस है, और विकास तो इतना है कि हम देखते ही आ रहे हैं 10 सालों के अंदर,
आप सभी लोग मुझे लाइक माइंडेड क्यों दिखाई दे रहे हैं? कोई मतलब कुछ और इसके अलावा क्यों नहीं बात कर रहा है? पूरा देश लाइक माइंडेड हो गया है। तो हम लोग बिजनेस करते थे, हमारा पैसा बहुत लगा रहता था, मार्केट में अनसिक्योर्ड रहते थे। लेकिन अभी इन 5-7 सालों में हम लोगों का बिजनेस इतना सिक्योर्ड हो गया है, हम लोग इतना पैसे को सेफ समझते हैं। दूसरा, हम लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते थे। बिजनेस सिक्योर हुआ है। जरा आपसे भी बात कर ले। पहले मुझे ये बताइए, बड़ा अच्छे से शर्ट वर्ट पहन के आए, तैयार होकर आए, मतदान के लिए इतने तैयारी के साथ आए? जी बिल्कुल। नाम क्या है आपका? मेरा नाम हेमंत दुबे है, मैं सीनियर मैनेजर हूँ एक IT कंपनी में, और ये मेरा सेकंड टाइम है यहाँ पर वोट, और मैं इसको एंजॉय इतने साल हो गए सेकंड टाइम, अब तो बाल भी थोड़े थोड़े सफेद होने लगे। क्योंकि मैं इंडिया से बाहर काफी साल था। मेरा मुद्दा थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ के लोगों से। मेरा मुद्दा एक ऐसा है, मुझे लगता है जिसमें गवर्नमेंट बहुत ज्यादा काम किया नहीं है, वो है पॉल्यूशन। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इंडिया वापस आना चाहते हैं, वो अपना बिजनेस, वो अपने पैसे लाना चाहते हैं, लेकिन पोल्यूशन की वजह से। हेमंत जी, एक बात बताया, आपने ये कहा कि आप बहुत साल बाहर रहे हैं, तो बाहर भारत को लेकर क्या सोच है? भारत को लेकर जो पहले सोच थी, जब मैं सबसे पहले गया था, उसके बाद जो अब वापस आते थे, सब बदल गया है। जो लोग ये सोचते थे हम इंडिया जाएंगे तो हम लोग को ये प्रॉब्लम होगा, क्राइम का इशू है, बच्चे वहाँ पर सेफ नहीं है, अब वापस से जब मैं वापस आया तो वो सब इस मूड में बैठे कि बस एक पोल्यूशन और एक दो चीज और इशू, हमें वहाँ रहना ही नहीं, हमें वापस आना है। जल्दी जल्दी बताइएगा, कोई हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स है? हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स कोई ध्रुवीकरण है? नहीं है। ये संपत्ति की विरासत और सियासत, ये सब कोई मुद्दा है? मुद्दा है, संपत्ति की विरासत का सियासत है? नहीं, फिलहाल कोई मुद्दा नहीं है। देखो, राम मंदिर मुद्दा है? नहीं है, अब तो राम मंदिर बन गया। मुद्दा अच्छा, हिंदू मुस्लिम मुद्दा है? नहीं। ध्रुवीकरण सुरक्षा का मुद्दा है। सुरक्षा जो है बीजेपी सरकार के आने के बाद में बहुत अच्छे तरीके से मिली है। आपके लिए मुद्दा क्या है? डेवलपमेंट। आपके लिए? सुरक्षा और स्टेबिलिटी। सुरक्षा और स्टेबिलिटी। आपके लिए मुद्दा? सेफ्टी और सही सुरक्षा। आपके लिए क्या मुद्दा है? सेफ्टी भी है, लेकिन हम लोग को भी डेवलपमेंट और भी चाहिए। अभी देखिए, कम तो हमेशा रह जाता है, चाहिए तो और। आपके लिए क्या मुद्दा है? वही सुरक्षा है। सुरक्षा। आइए कुछ और लोगों के बीच में चलते हैं और उनके मन की बात समझने की कोशिश करते हैं कि 2024 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। यहाँ पर जनता के मन की राय क्या है, जरा वो हम एक बार जान लेते हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इस वक्त मुद्दा क्या चल रहा है लोगों के मन में? देखिए, मुद्दा बहुत स्ट्रांगली तो मैं कहूंगी कुछ नहीं है, क्योंकि जो सरकार चल रही है उससे लोग ज्यादातर संतुष्ट हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं। तो कोई बहुत प्रेसिंग इश्यू नहीं है। बस लोगों को लग रहा है कि जो अच्छा काम हो रहा है, सबका साथ सबका विकास, या जो भी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, बहुत अच्छी सिक्योरिटी है उत्तर प्रदेश में इस वक्त, स्पेशली टॉकिंग अबाउट नोएडा। तो हम लोग बहुत सिक्योर फील कर रहे हैं। तो मैं ये कोई ये बार बार ना सिक्योरिटी पर सबसे ज्यादा बात होती है, लेकिन ये जो मुद्दा कई बार ध्रुवीकरण का उठता है, पोलराइजेशन का उठता है, क्या ये लोगों के मन में है? मुझे ऐसा नहीं लगता पोलराइजेशन का मुद्दा है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि लोगों ने कहा था कि एक वर्ग विशेष के लोग मोदी जी को वोट नहीं देंगे, पर उस वर्ग की महिलाओं ने बिकॉज ट्रिपल तलाक की वजह से उनको बहुत वोट दिए। और जैसे इस बार भी इन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटा दी है, तो कश्मीर में आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा इस वक्त टूरिज्म बढ़ गया है, वहां पे कोई भी इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं। तो मुझे तो कहीं भी ध्रुवीकरण नहीं दिखता है। लोग अच्छे मुद्दों पर, अब लोग पढ़ लिख गए। भारत का जो मतदाता है वो बहुत ज्यादा जागरूक है। भारत का मतदाता जागरूक हो गया है। मैम, आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? आई एम अरविंदर बग्गा, बोडी बग्गा। एंड व्हाट यू वांट टू नो? इस बार चुनाव में मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि मुद्दा इस टाइम ये है कि पीपल आर बिट कंफ्यूज whom टू वोट। There is Rahul Gandhi, there is another party, there is Modi also. It's a Modi wave. I am not a BJP person, I'll say straight away, but I'll vote for Mr. Mahesh Sharma because he deserves to be there as a candidate. He's a very helpful man. He did so much for the Noida. He lives in our sector. And बाकी ये कि what I don't like about this government, what they are giving everything free just to get votes. अच्छा, ये फ्री वाली पॉलिटिक्स यानी ठीक नहीं है ना? मेरे लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आप लोगों को बिल्कुल निकम्मा बना रहे हो। मैम, क्या नाम है आपका? हरप्रीत गुप्ता। हरप्रीत जी, इस बार 24 में चुनाव का मुद्दा क्या है? चुनाव का मेन मुद्दा देखिए, जो हम लोग वोट देने गए तब सोचा कि हमारी ओवरऑल ग्रोथ बहुत जरूरी है देश की। दूसरा, अगर नोएडा का हम स्पेसिफिकली बात करें तो नोएडा में बच्चों को लेके बच्चों की सेफ्टी हो गई, महिलाओं की सेफ्टी हो गई। इस बार मुद्दा क्या है? देखिए, मैं
मैं किसी पर्टिकुलर मुद्दे के बारे में तो बात नहीं करूंगी, बट जो हमारे पिछले सालों में जो हमारी लगातार ग्रोथ हुई है, हर चीज स्टेप बाय स्टेप होती है और ये है कि हमारी लगातार ग्रोथ होती रही है। तो इस बार भी सरकार ऐसी आए जो कि हमें और आगे लेके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सृष्टि निझावन है। तो देखा आपने, ये थी गौतम बुद्ध नगर की रिपोर्ट। अब आपको हमने वादा किया था बूथ रिपोर्ट दिखाने का। राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र और बिहार से लेकर यूपी तक हर जगह हमारे संवाददाता तैनात हैं। राजेश कुमार अमरावती से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनीष भट्टाचार्य जोधपुर से जुड़ रहे हैं, अभय पराशर अमरोहा से, अनुराग अमिताभ खजुराहो से और शोएब रजा किशनगंज से हमारे साथ जुड़े हैं। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। राजेश, अमरावती की बूथ रिपोर्ट क्या कहती है? आपका आकलन क्या 3 बजे तक? देखिए, अमरावती में जितना मैं घूमा आज के दिन और इसके पहले भी मैं घूमा, समझ में ये आ रहा है कि यहाँ की लड़ाई जो है वो दिलचस्प है। यहाँ की लड़ाई जो है वो कांटे की लड़ाई है। उसमें सबसे अहम बात ये है पवन की, पिछली बार जब यहाँ से नवनीत राणा जो काफी चर्चित चेहरा है महाराष्ट्र में भी और देश में भी, वो जब यहाँ से पिछली बार लड़ी थी तो निर्दलीय थी और उन्हें सपोर्ट किया था कांग्रेस ने और एनसीपी ने। वो जो वोटर है वो इस बार उनके खिलाफ गया है। जो पिछली बार जिस वोटर ने इन्हें जिताया था वो इनके खिलाफ गया है, इनके साथ रहा है। उस पर बड़ा सवाल है, क्योंकि जहां तक हम समझ पाए दलित वोटर और मुसलमान वोटर्स ने पिछले बार जमकर वोटिंग की थी और नवनीत राणा के जीत में अहम योगदान निभाया था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी जिसने अपने स्थापना से लेकर पहली बार यहां पर अपने चुनाव चिन्ह पर कैंडिडेट उतारा है, वो उसकी टिकट पर वो चुनकर संसद जाना चाहती हैं। तो लड़ाई दिलचस्प है। ऐसे में जो वोटर पिछले बार इन्हें हराने की कोशिश कर रहा था वो पूरा का पूरा इनके साथ आता है, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी दिलचस्प बात यह है यहाँ पर कि महायुति जो सरकार है महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे की, देवेंद्र फडणवीस की, अजीत पवार की, उसमें कई छोटे दल भी हैं। उसमें एक दल है प्रहार जनशक्ति पार्टी और उसके जो नेता हैं बच्चू कडू, उनका अमरावती में काफी पैठ है। यहाँ के 2 विधानसभा क्षेत्रों पर उनके विधायक हैं। वो खासे नाराज थे नवनीत राणा से, उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया है और वो कैंडिडेट जो है वो उसकी छवि प्रखर हिंदुत्ववादी की है। वो नवनीत राणा के वोट में सेंध लगा सकता है, ऐसा समझ हमें वोटर से बात करके समझ में आ रहा है। तो जितना ज्यादा वो सेंध लगाएगा उतना ज्यादा नवनीत राणा की राह मुश्किल होगी। अगर वो कम सेंध लगाता है या उसका इफेक्ट नहीं होता है तब कांग्रेस की राह वो द्वार उतारा है, नवनीत राणा के रूप में उतारा है। कितनी सफल होती है तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन आज इतना समझ में आ रहा है कि लड़ाई कांटे की है। पवन, बीजेपी के लिए चुनौती अमरावती से, पहली बार सिंबल पर लड़ाई। देखना होगा कि नवनीत राणा क्या परिणाम लेकर आती है अमरावती से। जोधपुर की बात करते हैं, मनीष भट्टाचार्य, वहां से केंद्रीय मंत्री मैदान में है। गजेंद्र सिंह शेखावत 2014 में 4.5 लाख वोट से जीते, 2019 में मुख्यमंत्री के बेटे के खिलाफ 2.5 लाख वोट से जीते। अब की बार क्या रिपोर्ट नजर आ रही है? क्योंकि अब की बार अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं है। देखिए पवन, एक बात तो यहाँ पर मैं इतने दिन से हूँ उससे समझ में आई है कि मतदान से पहले जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है, मतदान के ठीक पहले वो नैरेटिव कई हद तक के बेअसर हो जाते हैं। अचानक से यहाँ पर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का मुद्दा जबरदस्त लहर दिखाई दे रहा है और जो लगातार ये बातें कही जा रही थी कि गजेंद्र शेखावत और करण उचियारा के बीच में एक बहुत टफ कंपटीशन है, एंटी इनकम्बेंसी इंडिविजुअल कैंडिडेट के लिए है, वो बहुत ज्यादा बातें अब असर नहीं दिखाई दे रही हैं। कुछ इलाकों में मैं घूमा हूँ जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि हमें इंडिविजुअल कैंडिडेट से लेना देना नहीं है, मोदी की गारंटी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही भरोसा है। दूसरी बात यह है कि जो और इलाके हैं जहां पर स्पेशली माइनॉरिटी बाहुल जो इलाका है वहां पर जब मैं पहुंचा हूं तो वहां पर वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन सुबह बहुत धीरे धीरे पोलिंग हो रही थी, दोपहर तक के अचानक से पोलिंग परसेंटेज भी बढ़ गया है। और उसके बाद अभी जो लोग का रुझान आ रहा है शहर से लेकर गांव तक के हिंदुत्व राष्ट्रवाद की बातों पर ही और गारंटी और मोदी पर ही वो बातें करने शुरू कर चुके हैं। तो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अभी मैं इस वक्त जोधपुर के आउटस्कर्ट्स इलाके शेरगढ़ में मैं मौजूद हूँ, यहाँ बात करते हैं शेरगढ़ बालेसर रोड पर। सर क्या नाम है आपका? सवाई सिंह इंदा खारीबेरी। खारीबेरी में हैं आप, यहाँ पर क्या मुद्दा आप लोगों के बीच में है? क्योंकि शहर में तो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का मुद्दा जबरदस्त है। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मुद्दा है, लेकिन कुछ दिन पहले तो कहा जा रहा था कि गजेंद्र सिंह शेखावत से बहुत ज्यादा लोग खुश नहीं है। वो ऐसा नहीं था।
वो कुछ लोगों के बनाया हुआ एक जमेला था। और वो लोग कर रहे थे कि भाई ये गजेंद्र सिंह आएंगे नहीं, गजेंद्र सिंह जीतेंगे नहीं, यहाँ ये वो मोदी की गारंटी और मोदी की गारंटी और गजेंद्र सिंह जी की गारंटी, और यहाँ से 3 लाख से अबो वोटों से परसेंटेज बढ़ा है वोट परसेंट। आप जहाँ खड़े हैं यहाँ भी 80% पहुंचेगा, 70% तो हो गया। अच्छा, लेकिन माइनॉरिटी इलाके में वोट परसेंटेज डाउन क्यों हो रहा है? वहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि वोट परसेंटेज अचानक से कम हुआ है। अब ऐसा कुछ नहीं है, वोटिंग तो बढ़ा। क्या नाम है आपका? भूर सिंह पार्षद हूं मैं यहाँ। क्या कहेंगे आप, किस इलाके में वोट परसेंटेज बढ़ा है और क्या लग रहा है कि 400 पार का नारा बीजेपी उसमें सक्सेस हो पाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। 400 पार है, मोदी का नारा है और गजेंद्र सिंह ने बहुत काम कराया। ये देखो पानी की टंकी है, यहाँ देखो टंकी है, जल संधि। यहाँ मुद्दा क्या है? स्थानीय मुद्दा तो विकास। जी मनीष, समझ में आ गया जोधपुर का माहौल क्या है, बूथ रिपोर्ट समझ में आ रही है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो की। अनुराग अमिताभ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, इंडिया गठबंधन में एक सीट गठबंधन में समाजवादी पार्टी को भी मिली थी, खजुराहो सीट से क्या रिपोर्ट है? क्या कांग्रेस अब की बार बीजेपी को कोई चुनौती देगी? एक सीट पिछली बार थी, अब की बार कितना बड़ा बदलाव देख रहे हैं? देखिए, खजुराहो की जो सीट है वो सीधे तौर पर कहा जाए तो केक वॉक साबित हो गई है। वॉकओवर मिला है बीजेपी को, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इंटी गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को जो मध्य प्रदेश की 29 में से जो इकलौती सीट मिली थी वो यही खजुराहो सीट मिली थी, जो बुंदेलखंड से सटा इलाका कहा जाता है। लेकिन ऐन वक्त पर नामांकन रद्द हो गया। जो विपक्ष है वो कहता रहा कि ये बीजेपी की साजिश के तहत हुआ, जबकि बीजेपी का मानना था कि जो उम्मीदवार थी वो विधायक भी रह चुके, उनके पति विधायक रह चुके, ऐसे में नामांकन खारिज करवाकर उनकी गलती थी। अब फिर जब ये नामांकन रद्द हुआ उसके बाद ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को समर्थन दिया गया, जिसका जनाधार निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में कम है, कम्युनिस्ट पार्टीज का जनाधार कम है। ऐसे में पूरी तरीके से एक केक वॉक मिल गया। यहां से बीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष भी है, पिछली बार 4 लाख वोटों से जीते थे। तो अब यहां की जो पूरी लड़ाई है, जीत तो मानकर चला जा रहा है कि सुनिश्चित है, लेकिन क्या ये देश की सबसे बड़ी जीत होगी? क्योंकि जो कांग्रेस थी वो यहां पर समाजवादी पार्टी के भरोसे थी। कांग्रेस का जो कोर वोटर था वो समाजवादी पार्टी को मिलना था, माना जा रहा था तमाम विपक्षी दल जो गठबंधन है वो वोट देते। लेकिन अब चूंकि सिर्फ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है, जनता को जानकारी नहीं है, कांग्रेस का वोटर जो है वो भी बिखरा हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि क्या पिछली बार जो 4 लाख जो वोटर था, जो तकरीबन जो वीडी शर्मा को वोट से जीत मिली थी, अब ये जीत जो है वो 9 लाख की होती है। जहां तक मैं अगर खजुराहो की बात करूं, राजनगर की बात करूं, चंदला की बात करूं या पन्ना की, जनता का मिजाज जानने की हम सुबह से लगातार कोशिश कर रहे हैं 6 से 7 घंटे तक। मोदी मैजिक का प्रभाव कम से कम इन इलाकों में नजर आ रहा हो। मोदी मैजिक के साथ साथ राम मंदिर जैसे मुद्दों की बात न करते हुए भी अगर जनता जिन मुद्दों की बात कर रही है, जनता खुश है। राम मंदिर और मोदी मैजिक। अनुराग, यहाँ का जो आप शायद पहले रिपोर्टर हैं जो बेफिक्र होकर परिणाम की तरफ इशारा कर पा रहे हैं। शायद यही वजह है कि अब की बार वहां खेला हो गया, कैंडिडेट बदल गया और इसीलिए अब फॉरवर्ड ब्लॉक के कैंडिडेट के उम्मीदें कम हैं। शायद यही वजह है कि आप इतनी ताल ठोक के परिणाम की बात कर पा रहे हैं। शोएब रजा किशनगंज से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशनगंज वो इलाका जहां 68% मुसलमान वोटर हैं, लेकिन वहां असदुद्दीन ओवैसी भी एक फैक्टर हैं। शोएब, आप सुबह से भ्रमण कर रहे हैं, क्या नजर आ रहा है? क्या असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ भाषणों तक सीमित हैं या जमीन पर गठबंधन के लिए कोई परेशानी खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं? हाँ, देखिए पवन, इस बार असदुद्दीन ओवैसी को ये उम्मीद है कि जिस तरह से इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र में पिछली बार चौंकाया था, इसी तरह से किशनगंज से अख्तरुल ईमान उनको चौंकाएंगे और ये सीट उनके खाते में जाएगी। ये उम्मीद असदुद्दीन ओवैसी करके बैठे। इसीलिए हमने देखा था कि अभी पिछले दिनों ही 4 दिनों किशनगंज लोकसभा इलाके में घूम रहे हैं। खासतौर पर शहरी जो इलाका है वहां पर हमने देखा, क्योंकि 2019 में ये एकमात्र सीट थी जब कांग्रेस ने इस पर जीत हासिल की थी। बाकी बिहार में चाहे आरजेडी हो या कांग्रेस, उसके लिए कुछ खास 2019 में नहीं था। इस बार भी डॉक्टर जावेद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन किशनगंज में इस बार उनको जो चुनौती मिल रही है वो मुझे जो नजर आया वो जेडीयू से नहीं बल्कि एमआईएम से मिल रही है। और कांग्रेस को अगर नुकसान होगा तो एमआईएम ही वो पार्टी होगी जो उसे बड़ा नुकसान
पहुंचाने की इस बार कोशिश कर रही है। शहरी इलाकों में हमारी जब वोटरों से बात हो रही थी तो इस बात को कहते हैं कि डॉक्टर जावेद लड़ाई में है, जाहिर सी बात है। हालांकि वो इस बात को भी कहते हैं कई मुस्लिम जो वोटर हैं कि वो डॉक्टर जावेद को उतना नहीं देख पाते बल्कि राहुल गांधी को ज्यादा देख लेते हैं, उनसे मिले भी नहीं है। यानी कि वो ये शिकायत कर रहे थे कि बहुत ज्यादा लोगों के बीच डॉक्टर जावेद नहीं रहे पिछले 5 साल। शोएब, एक सवाल ये कि इलाकों में मुस्लिम मतदाता गठबंधन के लिए एकजुट नजर आते हैं, तो क्या किशनगंज में वो एकजुटता कहीं खंड नजर आ रही है? वो क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि बाकी देश में हमने देखा है मुस्लिम मतदाता तय हैं कि राहुल भैया, अखिलेश भैया या राहुल के तरफ, कांग्रेस की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या उसमें कोई शंका नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए किशनगंज में मामला दूसरा नजर आ रहा है। मैंने बताया कि शहरी इलाकों में तो जरूर कांग्रेस और चाहे जेडीयू और एमआईएम एक दूसरे को फाइट दे रहे हैं, लेकिन ग्रामीण जो इलाके हैं किशनगंज के मुस्लिम इलाके, यहाँ पर जिससे भी आप बात कीजिए वो लोग ये कहते हैं कि हमें हर बरसात में परेशानी होती है, हमारे तमाम जो फसल है बर्बाद होती है, बाढ़ आती है, और इस बार इसीलिए वो परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन का मतलब ओवैसी की तारीफ तो सुनाई दे रही है, लेकिन वोट कितना मिलेगा ये सबसे बड़ा सवाल है। यूपी की एक और अहम सीट अमरोहा, जहां मेरे सहयोगी अभय पराशर मौजूद हैं। दानिश अली उम्मीदवार हैं गठबंधन के। इससे पहले वो बीएसपी के सांसद रह चुके हैं, लेकिन अब की बार बीएसपी का साथ छोड़कर गठबंधन के उम्मीदवार हैं। अभय, दानिश अली के लिए क्या तस्वीर नजर आ रही है अमरोहा से? देखिए, बिल्कुल पवन, दानिश अली की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो दानिश अली से नाराज नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर हम अमरोहा की बात करें तो यहाँ पर 42% मुस्लिम आबादी है। जितने भी हमारे सुबह मुस्लिम इलाकों में लोगों से बात हुई, उनका हालांकि ये कहना है कि वो गठबंधन के साथ जाएंगे। महंगाई और रोजगार कुछ मुद्दा बताकर, बीजेपी से नाराजगी बताकर दानिश अली के साथ कैमरे पर तो कुछ लोग बोलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन काफी ऐसे साइलेंट वोटर्स भी हैं जो दानिश अली से इस बात से नाराज हैं कि उन्होंने बसपा का साथ छोड़कर वो सपा और कांग्रेस के साथ चले गए हैं, कांग्रेस की सीट से वो खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक नाराजगी है, और अगर ये नाराजगी रहती है, जैसा कि ग्राउंड पर हमें लोगों से बात करके समझ आ रहा है, और अगर वोट बढ़ता है, कुछ लोग बसपा की तरफ जाते हैं, मुस्लिम वोट अगर बढ़ता है, तो इसका सीधा सीधा फायदा जो है वो कंवर सिंह तंवर को होगा। क्योंकि हमने देखा था साल 2019 में भी मात्र 10,000 वोट से कंवर सिंह तंवर जो हैं वो हारे थे। हम जितने हिंदू इलाकों में गए, वहां पर लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि एक तो जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, उससे यहाँ की महिलाएं, यहाँ के लोग काफी ज्यादा खुश हैं। यानी कि कंवर सिंह तंवर के साथ तो लोग जा ही रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट के अलावा मोदी मैजिक और साथ ही जो योगी का लॉ एंड ऑर्डर जो एक फैक्टर है, उस पर लोग काफी ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। तो ऐसे में हालांकि 42% मुस्लिम वोट भी यहां पर है, तो टक्कर तो यहां पर फिलहाल कांटे की है। लेकिन अगर बीजेपी आगे बढ़त भी करती है, बेशक मार्जिन बहुत ज्यादा इसमें ना हो, क्योंकि पिछली बार भी देखा गया था कि 10,000 वोट से दानिश अली जो है वो जीते थे। तो फिलहाल यहां पर जो टक्कर है वो जरूर कांटे की नजर आ रही है, लेकिन मुस्लिम वोटर जो है वो भी बसपा और साथ मुस्लिम वोट के विभाजन पर अमरोहा में बीजेपी की जीत सुनिश्चित होगी। और अब बात बंगाल की। बंगाल की बल्लूरघाट सीट पर बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष सुकांत मुजुमदार चुनाव मैदान में है। वहां पर उनका मुकाबला टीएमसी के विप्लव देव के साथ है। 2019 में सुकांत मुजुमदार वहां से सांसद चुने गए थे। फिलहाल वहां की जनता क्या कह रही है, आइए आपको बल्लूरघाट से रिपोर्ट दिखाते हैं। इंडिया टीवी की लगातार कवरेज जारी है। हम लोग इस वक्त है बालूरघाट में जो वोटर्स है उनसे बात करेंगे। दादा, आपका नाम क्या है? मुन्ना यासिन जी। आप क्या काम करते हो? हम व्यवसाय करते हैं, रजायतों का। किस मुद्दे पे आप वोट दिए हो आज? किस मुद्दे? ताकि सब कोई शांति से रह सके और सब सामान का दाम कम है, लोग का जीना आसान हो, तकलीफ ना हो, ये सब के मुद्दे पर वोट दिए। क्या माहौल है देश का? देश का माहौल खूब बढ़िया नहीं है। अच्छा, देश का माहौल बढ़िया नहीं है, लेकिन अगर आगे हो जाए आशा करके वोट दिए हैं हम लोग। क्या सोच के वोट कर रहे हो आप? वोट किया जाए अच्छा सा रहेगा, दाम सामान कम है, दाम यही चाहते हैं हम लोग। और क्या? अच्छा, देश का माहौल कैसे देखते हो? देश का माहौल तो ठीक है, लेकिन महंगाई बहुत बढ़ता जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि महंगाई को कम किया जाए, गैस का दाम कम किया जाए। और आप एक महिला होने के नाते आप क्या, आपका सुरक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सुरक्षा के विषय में इतना ही कहा जाए कि महिलाओं को आजादी दी जाए कि वो सब जगह जा सके। सरकार से बस
अभी तो जॉब के लिए सभी लोग ये कर रहे हैं, तो जॉब के लिए कुछ करे, कुछ मतलब जो युवा पीढ़ी है उनको जॉब मिल सके। यंग वंस के लिए मतलब जॉब्स के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, जॉब्स नहीं मिल रही है, या फिर हम बहुत सारे मतलब मेहनत करके एग्जाम्स दे रहे हैं बट वो क्लियरिफिकेशन हो भी रहा है तो मतलब वो जॉब किसी को उतना मिल नहीं रहा है। और मतलब वही सबको एजुकेशन तो मिल रही है पर एजुकेशन के थ्रू जो उनका फल है वो उनको मिलना चाहिए, बस यही।